नमस्कार स्टूडेंट। आज हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में समाजवादी चिंतकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। उसकी गणना भारत में प्रमुख समाजवादी बुद्धिजीवियों तथा प्रचारकों में से की जाती है। लोहिया समाजवादी विचार के उग्र प्रचारक थे। समाजवादी विचारों के उग्र प्रचारक थे। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उसका विशेष योगदान रहा और उनके भाषण प्रबल आलोचना से युक्त तथा आंकड़ों से परिपूर्ण होते थे। देश के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत के समाजवादी आंदोलन का प्रगति में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। वे सच्चे गांधीवादी थे और उन्होंने एक सच्चे गांधीवादी के रूप में गांधीवाद को समाजवाद के चिंतन में प्रमुखता देने का प्रयास किया। डॉक्टर लोहिया एक राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक इतिहासकार, अर्थशास्त्री, दार्शनिक एवं महालेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। जीवन का शायद कोई पहलू ऐसा बचा था जिसे डॉक्टर लोहिया ने अपनी प्रतिभा से स्पर्श न किया हो। वे समाजवादी थे पर भारतीय संस्कृति से उन्हें बड़ा प्रेम था। उनका समाजवाद यूरोपीय सीमाओं से अनुकूल था या उसके ही समान था। अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अगर जीवन के बारे में जाने तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 में हुआ था। वे प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। 1952 में कांग्रेस समाजवादी दल के अध्यक्ष रहे और उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि समाजवादी चिंतन में गांधीवादी विचारों को अधिक अंश में सम्मिलित किया जाए। उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1953 में एशियाई समाजवादी सम्मेलन हुआ और 1953 में डॉक्टर लोहिया ने इक्विडिटी थ्योरी नामक पुस्तक लिखी और समाजवादी को कांग्रेस तथा साम्यवादी को दूर रहने का परामर्श किया। 1953 में ही डॉक्टर लोहिया ने अपने सहयोगियों की कांग्रेस सहयोगी नीति की आलोचना की और जब प्रजा समाजवादी दल कांग्रेस के प्रति मैत्री एवं समझौतेवादी रूप अपनाने लगा तो उग्रवादी लोहिया ने 1955 में एक नए समाजवादी दल का निर्माण कर लिया जिसका नाम भारतीय समाजवादी दल रखा। कुछ समय के बाद वे संयुक्त दल के अध्यक्ष बने। लोहिया ने भारत की विदेश नीति का कटु आलोचना की। उन्होंने नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास नहीं रखा। उनका कहना था कि भारत को विदेशों में पक्के मित्रों की खोज करनी चाहिए और 1967 में कांग्रेस के विकल्प के रूप में लोहिया ने मिलीजुली सरकारों का निर्माण का विचार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई राज्यों में साझा सरकारें बनी। अगर डॉक्टर लोहिया को अगर एक लेखक के रूप में जाने तो डॉक्टर लोहिया केवल एक विचारक नहीं बल्कि एक महान लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। वे एक अच्छे पत्रकार भी थे। अंग्रेजी में मैनकाइंड तथा हिंदी में जन नामक पत्रों का संपादन किया। उनकी कुछ अगर रचनाएं देखें तो सबसे पहले अगर रचना आती है व्हील ऑफ हिस्टोरी, सेकंड है उसका गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, मैक्स गांधी एंड सोशलिज्म, क्रांति के लिए संगठन। ये उसके प्रमुख रूप से क्या रही रचनाएं रही। अगर उसके बाद अगर उसकी शिक्षा दीक्षा को अगर देखें तो उन्हें कहाँ पढ़ा कहाँ लिखा तो राम मनोहर लोहिया ने अकबरपुर की टंडन पाठशाला में प्राथमिक शिक्षा पूरी की तथा बम्बई के मारवाड़ी विद्यालय में प्रवेश लेकर 1925 में मैट्रिक परीक्षा पास की थी। महाविद्यालयीन शिक्षा मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। अपने मनोहारी तत्पर व्यक्तित्व, कुशाग्र बुद्धि, धारा प्रवाह, वक्तव्य, वाद विवाद, पटुता की छाप न केवल विद्यार्थी भी छोड़ी वरन प्राध्यापकों में भी मध्य वो चर्चित रहे। विषय की मूल गहराई में उतरकर कई बार डॉक्टर लोहिया अपने प्राध्यापकों से भी उलझ गए और तथा आपत्ति दर्ज करवाते थे। इंटर पास करने के बाद पढ़ाई कलकत्ता में की। राजनीतिक सक्रियता के बावजूद 1929 में ही BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी में वर्ष पास की। उच्च शिक्षा के लिए हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि अर्जित की। फिर उसके बाद शिक्षा के दौरान ही लोहिया जी पर गांधी जी, नेहरू जी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव ऐसा पड़ा कि मानवता, समाजवाद, तर्क, बुद्धि तथा संकल्प जीवन के 4 दृढ़ आधार पर उन्होंने आयाम बना लिए। फिर उसके बाद शिक्षा के लिए लोहिया ने अपनी जर्मनी में भी अध्यापन करना प्रारंभ कर दिया था। अगर उसकी जो अगली विचारधारा है या उसकी जो सोच है डॉक्टर लोहिया का कांग्रेस समाजवादी के रूप में बनना, वो कैसे प्रारंभ हुआ
तो इसके बारे में जाने तो जर्मनी से लौट कर लोहिया जी ने राजनीति को पूरी तरीके से अपनाने का उन्होंने निश्चय किया तथा आजीवन राजनीति को समर्पित करने उन्होंने आजीवन अपने जीवन को क्या कर दिया, राजनीति पर समर्पित कर दिया। लोहिया जी की धारणा बन गई थी कि कांग्रेस में और बाहर कम्युनिस्ट पार्टी से अलग समाजवादी संगठन बनाया जाए। 17 मई 1934 को पटना में आचार्य नरेंद्र देव जी की अध्यक्षता में समाजवादी विचारधारा समर्थक कार्यकर्ता की बैठक हुई तथा निर्णय लिया गया कि कांग्रेस के अंतर्गत ही सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाएगी। इस पार्टी का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना कर रखा गया। लेकिन अक्टूबर 1934 में ही मुंबई में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया तथा लोहिया जी की पार्टी के मुखपत्र कांग्रेस सोशलिस्ट के संपादक पद का कामकाज सौंपा गया। लोहिया जी अपवाद थे जिसकी निश्चित मान्यता थी कि विश्व शांति और नव विश्व व्यवस्था के आवश्यक नेतृत्व की क्षमता सोवियत रूप में प्रचलित कम्युनिज्म में नहीं थी, परंतु समूचे संसार तथा भारत की भलाई समाजवादी विचारधारा को अपनाने में है। ऐसा लोहिया जी का एक दृढ़ विश्वास था कि जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के तहत परराष्ट्र संबंध विभाग के सचिव पद कार्य संभाला। भारत की विदेश नीति के संबंध में लोहिया जी का सोच था कि भारत का अस्तित्व ब्रिटिश साम्राज्य से अलग है और भारत अब एंथोनी ईडन अर्थात ब्रिटिश सरकार की राजनीति का न गुलाम है और न पाबंद है। भारत को अपनी विदेश नीति अलग से बनानी चाहिए। इसलिए लोहिया ने निवेदन किया था कि अब कांग्रेस को चाहिए कि वो अपनी विदेश नीति को ठोस रूप रेखा प्रस्तुत करें और उसका आधार भारत के हित संबंधी को रक्षा करे और ना कि इंग्लैंड की। इसके संबंध में हमने विचार देने की कोशिश की। अगर उसके जो अगली जो कार्य है, जो भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके संबंध में जाने तो हमें देखने को मिलता है कि वर्ष 1937 से 38 में इस बात के आसार बन गए थे कि जर्मनी और इंग्लैंड, फ्रांस सत्ता संघर्ष के समूचे यूरोप बड़े बड़े युद्ध को ढकेल रहा है तथा कांग्रेस का विचार था कि भारत को जनतंत्रवादी इंग्लैंड, फ्रांस का समर्थन सहयोग करना चाहिए। लेकिन लोहिया जी ने प्रतिवाद करते हुए स्पष्ट मान्यता रखी कि भारत यह परम कर्तव्य है कि वह चीन और स्पेन जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रों को समर्थन करे और जर्मनी, इंग्लैंड जैसे साम्राज्यवादी राष्ट्रों को अपनी संघर्ष से कोई दखल नहीं दे। अगर युद्ध हो जाता है तो भारत को चाहिए कि अपना स्वाधीनता संघर्ष को अधिक तीव्र और पुरजोर बनाने के लिए वह अवसर का लाभ उठाएं। लोहिया जी युद्ध के विरोध में सत्याग्रह के आंदोलन का नारा देकर समूचे विश्व को युद्ध को विरोध में खड़ा करना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर विश्व शांति के लिए 4 सूत्रीय योजना सुझाई, जिसके अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने बात कही थी कि सभी पराधीन राष्ट्र स्वाधीन होने चाहिए तथा हर देश में पूर्ण वयस्क मताधिकार का अधिकार तथा प्रणाली से चुनी पंचायतों द्वारा अपना संविधान बनाया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि सभी देश समान समझे जाए और संसार के हर व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वो अपने मनचाहे देश में बिना पूर्व अनुमति के प्राप्त किए निवासी बनकर रहे। अगला उनके द्वारा विचार दिया गया, अगर किसी भी अन्य देश में दूसरा कोई देश संपत्ति अर्जित करता है अथवा उद्योग में पूंजी लगता है तो उस संपत्ति और पूंजी को जब्त कर लिया जाए। और चौथा बात उन्होंने ये कहा था कि संसार भर के सारे देश इन 4 सूत्री स्वीकार कर लेंगे तभी संपूर्ण निशस्त्रीकरण होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। गांधी जी ने 4 सूत्रों को अपनी स्वीकृति तो दे दी, लेकिन सत्याग्रह के लिए अकुन परिस्थितियाँ नहीं मानी। उनका मानना था कि देश की समूची जनता ने अहिंसा को निष्ठापूर्वक स्वीकार कर लिया है तथा देश में आवश्यक अनुशासन का अभाव है। लेकिन लोहिया जी का विश्वास था कि युद्ध का विरोध अहिंसा के रास्ते से ही संभव है तथा युद्ध विरोधी आंदोलन को व्यापक समर्थन प्राप्त होना प्रारंभ होगा। अगर उसकी जो ग्रामीण स्तर पर अगर उसकी छवि को देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहिया जी ने भूमिगत क्रांति के नेता के रूप में भी अग्रणी भूमिका अदा की, जिन्होंने अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसापल्ली, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे वरिष्ठ समाजवादी नेताओं का भरपूर साथ मिला। 8 अगस्त 1942 से लेकर 20 मई 1944 तक भूमिगत रहते हुए लोहिया ने क्रांति का जिम्मा उठाया और 21 माह पश्चात ब्रिटिश पुलिस को लोहिया जी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। लेकिन भूमिगत रहने से आंदोलन धीमा पड़ गया और लोहिया जी ने अत्यधिक कष्टकारी यातनाएं जेल में सही और जानलेवा यात्राओं को डटकर मुकाबला किया। अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक एवं सामाजिक विचार के बारे में जाने तो डॉक्टर लोहिया का व्यक्तित्व बहुत ही विवाद से भरा रहा। उन पर मार्क्सवादी और गांधी दोनों का प्रभाव रहा, लेकिन न वे पूरे मार्क्सवादी बने और न ही पूरे उन्होंने गांधीवाद को धारण किया। ये बहुत कुछ एक समन्वयवादी विचारधारा के समर्थक
थे और चाहते थे कि मार्क्सवाद गांधी का अंधा अनुकरण न करे और हम इनके सिद्धांतों को श्रेष्ठतम तत्वों को निचल कर ग्रहण करना चाहते थे। अगर डॉक्टर मनोहर के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन को देखें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इतिहास की नवीन व्याख्या करना चाहते थे, उन्होंने किया था। डॉक्टर लोहिया ने इतिहास की नवीन व्याख्या की। उनके अनुसार से इतिहास की गति चक्र के समान अपरिवर्तन होती है। इस चक्र को पुनरावृत्ति भी होती है रहती है। लोहिया का यह विचार था कि ये विचार का इस धारणा पर खंडन करता था कि इतिहास सरल रेखा की भांति आगे बढ़ता रहता है। उस चक्रवात गति के दौरान एक देश जो उन्नति की चरम सीमा पर है वह पतन के गर्त में भी गिर सकता है, और ऐसा भी समय आ सकता है कि जब पतन के गर्त में गिरा हुआ देश पुनः उन्नति के लिए लगे। और ये विचार लोहिया का विचार प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु के चक्र सिद्धांत का स्मरण दिलाता है। मार्क्स तथा हिगल ने इतिहास की जो व्याख्या की है उसे डॉक्टर लोहिया ने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि दोनों दार्शनिक ऐतिहासिक व्याख्याएं इतिहास का पूरा बोध नहीं करा सकती। वे लिखते हैं कि जो लोग इतिहास के नियम की बातें करते हैं तथा जो इस प्रकार का संकेत करते हैं विभिन्न कालों में विभिन्न जाति के लोग किस प्रकार से उत्थान होता है, या उन्हें यह बोध कराना चाहिए कि विभिन्न जातियों के एवं वर्गों के उत्थान पतन क्यों हुआ। यदि वे इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ न हो तो फिर उसके इतिहास नियम के संबंध में कुछ कहना कोरा प्रलाप है। लक्षणों के विषय में संकेत करना, कारणों को बताना नहीं, ये साधन नहीं है, यह उपयुक्त नहीं है। तो डॉक्टर लोहिया का मत था कि इतिहास के उद्देश्य एवं प्रक्रिया के बारे में कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते। मानव इतिहास के विषय में लिखते हैं कि यह स्मरण रखना अनिवार्य है कि ऐतिहासिक अन्वेषण का संबंध मुख्यतः तथ्यों की प्रकाशन से है, और अभी बहुत से तथ्य अज्ञात बने हुए हैं। कुछ परिस्थितियों में तो प्रमाण तथा तथ्यों के बीच संघर्ष अभी भी नहीं सुलझ सका है। जब यह स्थिति गोचर पदार्थों एवं घटनाओं से संबंध में है तो फिर सूक्ष्म प्रवृत्ति एवं भावनाओं के बारे में निरंतर मानव के अर्धचेतन तथा मन के उनके मध्य में इतिहास को उल्लेखित करती है। यह कहना ही क्या है। डॉक्टर लोहिया अरस्तु के कालचक्र से तो सहमत थे, पर वह सीधे रेखाकार ऐतिहासिक विकास के सिद्धांत के पूर्णतः असहमत है। डॉक्टर लोहिया स्पेंगलर, नॉर्थटॉप आदि इतिहासकारों के समान विश्वास रखते थे कि राष्ट्र तथा सभ्यता का उत्थान पतन सदैव होता रहता है, तथा इतिहास के विद्यार्थी के नाते हमें ब्रिटिश साम्राज्य के उत्थान, फरो साम्राज्य के पतन, गुप्त राज्य के उत्थान तथा रोम साम्राज्य आदि के बारे में पतन के बारे में ज्ञात है। कोई भी देश इतिहास के कालचक्र इतिहास के चक्र से गति से घूमता हुआ कभी भी अपने वैभव एवं विकास की चरम सीमा पर तो कभी अपने पतन के अधो बिंदु पर पहुंच जाता है। अंत में डॉक्टर लोहिया के इतिहास के 3 तथ्यों को प्रतिपादित करते हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देशों का उत्थान पतन होता रहता है, वैभव एवं धन का स्थान बदलता रहता है, समूह की बाहरी रिश्तों को उतार चढ़ाव होता रहता है। दूसरा उनका मानना है कि समूह के अंतर वर्ग जाति का संघर्ष होता रहता है। तीसरा उन्होंने बताया कि सभी सामूहिक शारीरिक सांस्कृतिक ढंग से मिलन भी करते हैं, कारणों की खोज का कोई अंत नहीं है, इतिहास का प्रवाह और घटनाएं होती रहती है। डॉक्टर लोहिया आगे लिखते हैं कि यह वर्गों एवं जातियों को तथा विचारों को प्रेरणा प्रवृत्ति एवं सभ्यताओं के मध्य संघर्ष इतिहास में अब तक चलता रहता है, जब तक विश्वास में बुराई समाप्त नहीं हो जाती। वे भी विश्वास रखते हैं कि संसार अंततः विवेकपूर्ण तरीके से मानव जाति की बहुरंगी एकता स्थापित करने में सफल हो सकेगा। ये रहा उसकी इतिहास की नवीन व्याख्या। उसके बाद अगर उसके जो भौतिक एवं चेतना के संबंध में अगर समन्वय देखें तो लोहिया ने मार्क्स के द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा को स्वीकार किया, परंतु परंपरावादी मार्क्सवादियों को तुलना में वे चेतना को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। डॉक्टर वी.पी. वर्मा के अनुसार से वे एक ऐसे सिद्धांत की रचना के पक्ष में हैं जिसके अंतर्गत आत्मा तथा समान उद्देश्य तथा द्रव्य अथवा आर्थिक उद्देश्य को परस्पर ऐसा संबंध हो कि दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रह सके। डॉक्टर लोहिया ने भौतिक की चेतनावाद में बदल दिया। उनका कहना था कि ऐसे बौद्धिक यंत्र को निर्मित करना चाहिए जो आत्मा और समान उद्देश्य को स्वायत्त संबंध को स्थापित कर सके। उसके बाद अगर उसके जाति और वर्गों के संबंध में अगर धारणा देखें तो लोहिया के अनुसार ने अपनी पुस्तक द व्हील ऑफ हिस्ट्री में बताया कि इतिहास में जाति और वर्गों का संघर्ष दिखाई देता है। वर्ग और जाति के बीच यह आंतरिक हलचल ही इतिहास को गतिशीलता प्रदान करती है। जातियों का रूप सुनिश्चित होता है जबकि वर्गों का आंतरिक संरचना शिथिल होती है।
वर्ग तथा जाति के बीच घड़ी के पेंडुलन के समान आंतरिक क्रिया होती रहती है और यह क्रिया इतिहास को गति प्रदान करती है। जातियों में प्रायः गतिहीनता और निष्क्रियता पाई जाती है, जबकि वर्ग सामाजिक गतिशीलता को प्रचंड शक्तियों के प्रतिनिधित्व होते हैं। लोहिया के अनुसार से अब तक का मानव इतिहास जातियों तथा वर्गों के बीच आंतरिक गति का इतिहास ही जातियों को शिथिल होकर वर्गों में परिणित कर दिया, बदल दिया है, और वर्ग संगठित होकर जाति का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार लोहिया की जाति तथा वर्गों के बीच संघर्ष को धारणा प्लेटो के सिद्धांत का ही लोकप्रिय रूप माना जाता है। अगर उसके अगले विचार देखें तो अगली विचार है एसाई समाजवाद की धारणा। लोहिया ने एसाई समाजवाद का मार्ग प्रशस्त किया। वे एसा की समस्याओं को एसाई तरीके से हल करने के पक्षपाती रहे। पश्चिम का अंधानुकरण उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एसा के समाजवादियों को मौलिक चिंतन तथा अभिक्रमण का अभ्यास डालना चाहिए। उन्होंने अपनी नीतियों में सभ्यता के संदर्भ में निरूपित करनी जो शताब्दी पुरानी निरंकुशतावाद का एवं सामंतवाद के कूड़े करकट से उबारने के प्रयास कर रहे थे। उसके बाद अगर उसके अगले विचार देखें डॉक्टर लोहिया के, तो चौखंबा राज्य की कल्पना। तो लोहिया ने चौखंबा राज्य अर्थात 4 स्तंभ वाले राज्य की परिकल्पना की थी। इस चौखंबा राज्य में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण का परस्पर विरोधी धारणाओं को समन्वित करने का प्रयत्न किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव, मंडल, प्रांत एवं केंद्रीय सरकार का महत्व बना होगा। उन्हें एक कार्यमूलक संघवाद की व्यवस्था के अंतर्गत एकीकृत कर दिया जाएगा। चौखंबे राज्य में स्तंभों का संगठन इस ढंग से किया जाए कि राज्य के सभी स्तंभ एक सूत्र में बंधे रहें। ऐसे राज्य में कलेक्टर जैसी नौकरशाही के प्रतीक पद पर समाप्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे पर केंद्रीकरण की बदनाम संस्थाएं हैं जो राज्यों में गांव, मंडलों तथा नगरों की प्रशासन व्यवस्था को पंचायतों के माध्यम से संपादित होती है। 4 स्तरीय राज्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उनका मानना था कि संपूर्ण सरकारी योजना व्यय एक चौथा भाग ग्राम, मंडल एवं नगर पंचायत के माध्यम से खर्च किया जाएगा। पुलिस इन ग्राम, मंडलों एवं पंचायतों के अधीन रहकर कार्य करेगी। जिलाधीश का पद समाप्त कर दिया जाएगा तथा उसके संपूर्ण कार्य जिले के विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभाजित कर दी जाएगी। कृषि, उद्योग तथा अन्य प्रकार की संपत्ति जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा ग्राम, मंडल तथा नगर पंचायत के अधीन एवं उसके द्वारा शासित होगी। छोटी मशीनों के अधिक उपयोग द्वारा आर्थिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ ही राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्रीकरण के और भी प्रयास किया जाएगा। तो इस तरीके से डॉक्टर लोहिया का यह मत था कि अभी तक उदारवादी तथा साम्यवादी दुनिया में केवल दो ही स्तरीय राज्यों के बारे में जानती है। राज्य के कार्यों अथवा शक्तियों को केंद्र तथा संघ राज्यों में बंटवारा करने की दृष्टि से संवैधानिक सिद्धांतों का निर्माण तथा उसके व्यवहारिक स्वरूप को निखारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। किंतु प्रजातंत्र डॉक्टर लोहिया के अनुसार से सामान्य व्यक्ति को केवल तभी स्फूर्ति प्रदान किया जा सकता है जब वो संवैधानिक सिद्धांत 4 स्तरीय राज्य के गठन से संबंधित हो। समानता रूपी मांस और रक्त से पोषित इन 4 स्तंभों रूपी शरीर ढांचे को राज्य से प्रजातांत्रिक आकांक्षाओं को पूर्ति हो सकती है। डॉक्टर लोहिया समाजवादी 4 स्तंभीय राज्य के विश्व सरकार के रूप में 5वां स्तंभ जोड़ना चाहते थे। वे विश्व राज्य को विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक मानते थे। उसके बाद आता है उसके अगर विकेंद्रीकरण के संबंध में अगर विचार देखें तो लोहिया विकेंद्रीकरण के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने विकेंद्रीकरण अर्थात व्यवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा था कि साम्यवादियों की तरह बड़े बड़े कारखाने न लगाकर लघु मशीनों को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि छोटी लागत लगाकर भी अत्यधिक मनुष्यों को कार्य मिल सके। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए आर्थिक शक्ति राज्य के हाथों में देने के पक्षधर तो थे, परंतु निरंकुश शासन उन्हें भी स्वीकार नहीं था। वे राजनीतिक आर्थिक सत्ता को देश के प्रांतों, जिला तथा ग्राम स्तर पर बांटकर चौखंबा समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। उसके बाद आता है उसका जो अगला विचार है नया समाजवाद। लोहिया ने प्राचीन समाजवाद को एक मृत सिद्धांत काल की बात कहा था। इसके स्थान पर उन्होंने एक नवीन समाजवाद की वकालत की। लोहिया के अनुसार से इस समाजवाद के 3 मुख्य तत्व होंगे: सभी उद्योगों, बैंकों तथा बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, समूचे संसार में जीवन स्तर के सुधार तथा एक विश्व संसद की स्थापना। उनका यह नया समाजवाद आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पक्ष में था। लोहिया का विश्वास था कि यह समाजवाद सहकारी, श्रम एवं ग्राम सरकार के माध्यम से व्यवहारिक रूप से ग्रहण कर सकता है। 1952 में
कांग्रेस समाजवादी दल के अध्यक्ष के रूप में लोहिया ने गांधी जी के विचारों को समाजवाद चिंतन से अधिक मात्रा में स्थान देने की बात कही थी। उसके बाद अगर अगला विचार देखें सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पे, तो सप्त क्रांति सिद्धांत कहने का मतलब ये है कि लोहिया का विचार था कि देश में कोई ऐसा क्राइम सिद्धांत नहीं है जिस पर अधिकांश राजनीतिक दल सहमत हो सके। एकजुट कार्यक्रम के अभाव में भारत की प्रतिपक्षी दल आपस में लड़ते रहते हैं, जिसका लाभ सत्तारूढ़ दल को मिलता है। जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए हम आम सहमति के कार्यक्रम की घोषणा आवश्यक है। डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल ने 1966 में कुछ 7 प्रस्तावों को स्वीकार किए, जिसमें सप्त क्रांति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर लोहिया का मत था कि इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने पर समाजवाद की सार्वभौमिक सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से दिया जा सकता है, उसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले उन्होंने माना था कि स्त्री पुरुष को समानता की स्वीकृति, रंग भेद पर आधारित समानताओं की समाप्ति, जन्म एवं जाति संबंधी असमानताओं को समाप्ति, विदेशी द्वारा दमन की समाप्ति तथा विश्व सरकार के निर्माण, व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित आर्थिक असमानताओं का विरोध एवं उत्पादन की योजनाबद्ध वृद्धि, व्यक्तिगत अधिकारों को अतिक्रमण का विरोध तथा युद्ध शासनों तथा विरोध तथा सविनय अवज्ञा सिद्धांत की स्वीकृति। ये सभी उन्होंने 7 सिद्धांत दिए थे, जिसके आधार पर एक नई व्यवस्था का निर्माण कराया जा सके, समाजवाद को बेहतर तरीके से स्थापित किया जा सके। उसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी समर्थन किया था। लोहिया के लोकतांत्रिक राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्के समर्थक थे। वे चाहते थे कि वाणी की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता तथा निजी जीवन की स्वतंत्रता के क्षेत्र में सुरक्षित होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सरकार को बलपूर्वक उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने सामान्य जनों के अधिकारों एवं प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक सविनय अवज्ञा की गांधी जी के कार्यप्रणाली का उन्होंने समर्थन करने का कार्य किया था। उसके बाद अंत में अगर उससे सामाजिक एवं राजनीतिक विचार के संबंध में उन्होंने विचार दिया था कि विश्व संसद के समर्थक। तो डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि विश्व के झगड़ों को समाप्त करने के लिए विश्व संसद होनी चाहिए। वह कहते थे कि देश में समाजवाद की स्थापना के बाद यह प्रयत्न होना चाहिए कि वे लिखते हैं कि बालिग मताधिकार पर चुनी विश्व पंचायत का निर्माण हो, जिसमें सभी देश के युद्ध बजट का 1/4 या 5वां हिस्सा मिले। यह विश्व पंचायत कैसे बने, इसके लिए डॉक्टर लोहिया का मत था कि सत्याग्रह के द्वारा भी विश्व पंचायत संभव हो सकता है। ये हो गया उसके सामाजिक एवं राजनीतिक विचार। उसके बाद आते हैं डॉक्टर लोहिया का अगर आर्थिक विचार देखें तो उसके संबंध में हमने विचार देने की कोशिश की। डॉक्टर लोहिया संपत्ति की प्रचुरता है उसके न्यायपूर्वक वितरण दोनों आवश्यक मानते थे। ऐसा न्यायपूर्ण वितरण को उन्होंने व्यर्थ बताया जिसमें निर्धन की स्थिति प्रभावकारी अंतर न पड़े। अतः न्याय से भी पहले संपत्ति बढ़ाना और संपत्ति बढ़ाने के लिए एक धनी वर्ग के व्ययों पर अंकुश लगाकर बचत की संचित पूंजी का विनियोग उत्पादन तथा आजीविका के लिए अवसर बढ़ाने वाले उद्योग में करना चाहते थे। भौतिकवादी होने के कारण उनके लिए धन संपत्ति की वृद्धि का ही विशेष महत्व था। गांधी जी के समान औद्योगिकरण के विरुद्ध कोई आध्यात्मिक कारण उनके समक्ष नहीं थे। फिर आजीविका एवं अत्यधिक व्यवस्था करने के लिए लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को महत्व भी स्वीकार करते थे। मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थकों में प्रायः तर्क हुआ करता था कि बिखरा हुआ धन निष्प्रभाव हो जाता है, जबकि उद्यमियों के हाथों में केंद्रित होकर पूंजी के रूप में विनियोजित होने से उत्पादन बढ़ाने और श्रमिकों को आजीविका जुटाने प्रयुक्त होता है। लोहिया का कथन कि यदि ऐसी प्रतीत होता है तो संपत्ति के लिए प्राचुर्य के लिए वे सिद्धांत को मान लेते हैं, परंतु व्यक्तिगत धनों की केंद्रित हुआ धन भोग विलास या खपत के आधुनिकीकरण का व्यय कर दिया जाता है, जिससे उत्पादन और आजीविका के अवसर नहीं बढ़ते। अतः व्यय की सीमा पर अंकुश लगाना चाहिए। प्रभुत्व उत्पादन के साधनभूत उद्योगों का सामाजिक नियंत्रण में अर्थात धन के राज्य के धन में होना आवश्यक है। संक्षेप में साधन जुटाने के लिए नियंत्रण, उत्पादन बढ़ाने के लिए औद्योगिकरण तथा समान वितरण के लिए राष्ट्रीयकरण, ये सभी लोहिया के अर्थनीति के प्रमुख आयाम के रूप में जाना जाता है। अंत में अगर डॉक्टर लोहिया के बारे में जाने तो डॉक्टर लोहिया एक समाजवादी बुद्धिजीवी के रूप में लोहिया के सूक्ष्म चिंतन तथा मनन किया। उन्होंने समाजवादी चिंतन की समस्याओं में सौ दृष्टिकोण को देने का प्रयत्न किया। वे सच्चे गांधीवादी थे। उन्होंने एक सच्चे गांधीवादी के रूप में गांधीवाद को समाजवादी चिंतन में प्रमुखता देने का प्रयास किया। वे साम्यवाद के विरोधी थे। जहां आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी थे, तो वहीं लोहिया पर गांधी जी का अमिट छाप पड़ा। वे कृषकों तथा ग्रामीणों की स्थिति में सुधार लाने के लिए विकेंद्रित समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। वे पंथवादी नहीं थे। वस्तुतः लोहिया यथार्थवादी थे। उन्हें इसी कारण समाजवाद के
दोबारा निर्माण करने के या पुनरावलोकन की दूर फेंकने को उन्होंने समाजवाद के साथ साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों को जीवित रखा। आर्थिक विषमता ने उन्हें पसंद नहीं था, किंतु वे राष्ट्रीयकरण की नीति को ही इसका एकमात्र हल नहीं मानते थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता के महान समर्थक होने के कारण उन्होंने प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को विकेंद्रीकरण के साथ समन्वित करने का आदर्श रूप प्रस्तुत करने का कार्य किया। अंत में इसका यही कहा जा सकता है कि डॉक्टर लोहिया एक विवादास्पद व्यक्ति बने रहे, फिर भी क्या है, उस पर मार्क्स और गांधी दोनों का प्रभाव पड़ा, किंतु न तो पूरे मार्क्सवादी थे और नहीं पूरे तरीके से वो गांधीवादी थे। ओंकार शरद ने उनके लिए लिखा था कि लोहिया गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के अखंड समर्थक थे, लेकिन गांधी को अधूरा दार्शनिक मानते थे। वे समाजवादी थे, लेकिन मार्क्स को एकांकी मानते थे। वे राष्ट्रवादी थे, लेकिन विश्व सरकार की सपना देखते थे। आधुनिक थे, लेकिन आधुनिक सभ्यता को बदलने का प्रयत्न करते थे। वे विद्रोही और क्रांतिकारी थे, लेकिन शांति और अहिंसा के अनूठे उपासक के रूप में भी जाने जाते हैं।